हमने बात करनी है हाई राइज के हवाले से, हमने बात करनी है इलेक्शंस के बाद की सूरत हाल के हवाले से। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है जनाब खालिद खान साहब ने, जो कि CEO हैं समिट स्टेट के। खालिद साहब कैसे हैं आप? खैर ऑफिस हैं? जी अल्लाह का शुक्र रिजवान, अल्लाह का बहुत शुक्र है। क्या कहेंगे इलेक्शंस के बाद की क्या सूरत हाल है? कुछ फर्क पड़ा है? कोई पॉलिसीज में बेहतरी आ रही है? रियल स्टेट सेक्टर को आया कोई फायदा पहुंचा है? देखिए रिजवान, इलेक्शन से पहले क्रैकडाउन, मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। डॉलर्स के ऊपर जो है, जैसा डॉलर्स में आपको पता ही है जो एक्सरसाइज चल रही थी, डॉलर्स के ऊपर और गोल्ड के ऊपर क्रैकडाउन हुआ। ठीक है। उसके बाद इलेक्शंस आए तो हम चूंकि मार्केट में एक्टिवली हम जो है वो मौजूद है, तो हम ये अज्यूम कर रहे थे कि आफ्टर इलेक्शन जो है वो चूंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वंस आए तो वो अपने साथ हम ये अज्यूम कर रहे थे कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी लेके आएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उस तरह से नहीं आ सकी, जिसकी वजह से खातर का फर्क हमने मार्केट में आफ्टर इलेक्शन जो है वो बिफोर एंड आफ्टर में कहूंगा वो ऑलमोस्ट सेम सिनेरियो रहा है रियल एस्टेट को लेकर। आप क्या समझते हैं कौन सी ऐसी पॉलिसीज हैं जिनको फौरी तौर पर बेहतर होने की जरूरत है या गवर्नमेंट की तवज्जो की जरूरत है? देखिए रिजवान, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की मार्केट जो है, रियल एस्टेट की मार्केट स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, तो ये सेंटिमेंट बेस्ड मार्केट है। ठीक है। आफ्टर कोविड जो है वो रियल एस्टेट का सेंटिमेंट बेहतर हुआ। एमनेस्टी जो है गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करवाई। सेंटिमेंट पॉजिटिव होने के बाद हमने बड़ा जबरदस्त, आप देखें ना, रिस्पांस लोकल एंड ओवरसीज हमने देखा। रेमिटेंसेज जो है वो रिकॉर्ड रेमिटेंसेज आई। तो इसी तरह मुझे लगता है कि इस वक्त जो गवर्नमेंट है हमारी, करंट गवर्नमेंट और इवन जो हमारी केयरटेकर गवर्नमेंट थी, उनका कोई रुझान रियल एस्टेट को लेके, शायद उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि जी हम समझते हैं कि पुअर ये नॉन प्रोडक्टिव एक्सरसाइज है। ठीक है। तो जब गवर्नमेंट का सेंटिमेंट या गवर्नमेंट ये सेंटिमेंट क्रिएट करेगी, ये नैरेटिव क्रिएट करेगी कि उनकी नजर में रियल एस्टेट जो है ये एक नॉन प्रोडक्टिव एक्सरसाइज है, तो ऑब्वियस है कि उसके इफेक्ट्स जो है वो फिर हम देख रहे हैं। इन्वेस्टर मार्केट से आउट हो गए। ठीक है। इन्वेस्टर्स डिस्करेज हो गए। ठीक है। दूसरा काम ये हुआ कि मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट एक बड़ा एक विशियस सा साइकिल मैं उसको कहूंगा ये बना हुआ है रियल एस्टेट में, कि डेवलपर्स जो हैं, नए डेवलपर्स और पुराने डेवलपर्स, स्क्रूटनी का कोई सेटअप नहीं है, रेगुलेटरी कोई बॉडी, कोई अथॉरिटी नहीं है। ठीक है। जिसकी वजह से हम ये देखते हैं कि स्कैम्स, फ्रॉड्स, और रिसेंट पास्ट में आपने देखा है नैब इनएक्टिव रही आफ्टर कोविड और मेला लूट लिया गया। तो मॉनिटरिंग का सेटअप हमें नजर नहीं आता कि मॉनिटर भी किया जाए, क्योंकि बैक टू बैक हमने देखा हाउसिंग प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च हो रहे हैं, ऑन ग्राउंड रियलिटी कुछ और होती है। और ये एक बहुत बड़ी वजह है खालिद साहब, जिसको हम यूं कहें, ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करता। एक जो ट्रस्ट का जो एलिमेंट है वो बड़ा हाईलाइट हो चुका है। लोग सिर्फ ट्रस्ट की वजह से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करे। गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी एक अलग टॉपिक है, फिर ये जो प्राइवेट डेवलपर्स में जो फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज हुई, इसकी वजह से भी बहुत हमने नुकसान उठाया है। देखिए रिजवान, कोई मैं यही कह रहा हूँ कि रेगुलेटरी अथॉरिटी बन जानी चाहिए। मेरा ख्याल है वक्त आ गया है। रियल एस्टेट शायद पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, वो चाहे हम इस बात को पसंद करें या ना पसंद करें। पाकिस्तान की अनडाउटेडली जब सिस्टम में पैसा लाना होता है तो एमनेस्टीज इंट्रोड्यूस करवाई जाती हैं, और सिस्टम में हम देखते हैं कि हर दफा सिस्टम के अंदर पैसा लाया जाता है थ्रू रियल एस्टेट एक्टिविटी। तो अब मेरा ख्याल है कि अब टाइम आ गया है, हम एज अ मार्केट, जो रियल एस्टेट की जो मार्केट है वो काफी मैच्योर हो चुकी है, और एक ही साइकिल चल रहा है। हर दफा एमनेस्टीज और अदरवाइज थोड़ी सी फेवर्स आती हैं, फिर स्कैम्स होते हैं। तो रेगुलेटरी बॉडीज, अथॉरिटीज बननी चाहिए। ट्रस्ट और सेंटिमेंट पॉजिटिव करने की जरूरत है, ट्रस्ट डेवलप करने की जरूरत है इन्वेस्टर्स के लिए, स्पेशली ओवरसीज इन्वेस्टर्स के लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये पॉलिसी में कहीं पे, और मैं ये समझता हूँ ऑन अ वेरी सीरियस नोट कि जितनी बड़ी इंडस्ट्री है और जितना कैपिटल इसमें इन्वॉल्व है, लॉ मेकिंग अगर आप देखें तो इसको लेके आज तक मेरा ख्याल है हमने रीरा का एक दफा नाम सुना कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटीज ही बनने जा रही है, और वो बड़ा वो सेफ गार्ड करेगी इंटरेस्ट को लोकल एंड ओवरसीज पाकिस्तानीज के। तो आप ये देखें कि वो इस वक्त किधर एग्जिस्ट कर रही है। हमें बेसिकली लॉ मेकिंग की जरूरत है। गवर्नमेंट को मैं ये समझता हूँ ट्रेडिंग, ये को ट्रेडिंग की, ये पैरेलल ट्रेडिंग कमोडिटी बन गई रियल एस्टेट, इसको डिस्करेज करने की जरूरत है। रेगुलेटरी अथॉरिटी के आने की जरूरत है। डेवलपर्स को स्क्रूटनाइज करने की जरूरत है। बहुत कुछ होने वाला है रिजवान मेरे हिसाब से। इस तरह इंडस्ट्री, मेरा ख्याल है ये कोलैप्स की तरफ है ब्रदर, हम देख ही रहे हैं। खालिद साहब, खुसूसी तौर पर मैं चाहूंगा कुछ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से हम बात करें। हमने कंस्ट्रक्शन मटेरियल के हवाले से रिसेंट पास्ट में देखा बहुत महंगाई हुई, और जिसकी वजह से बहुत से डेवलपर्स अपने प्रोजेक्ट डिलीवर ही नहीं कर पाए। शायद वो अनएक्सपेक्टेड था।
इस वक्त क्या सूरत हाल है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की? देखिए, बात हुई है रिजवान, इस वक्त इन्वेस्टर्स मार्केट में मौजूद नहीं है। मैं यहाँ से शुरू करूंगा। इन्वेस्टर मार्केट से आउट हो गया, ट्रेडर्स मार्केट से आउट हो गए। मार्केट में मौजूद है, डिमांड बिल्कुल ऑल द टाइम रहती है। वो डिमांड है जी बड़ी छोटी सी डिमांड, जिसको हम एंड यूजर या जेन्युइन कस्टमर की डिमांड आप कह रहे हैं, वो मार्केट में मौजूद है। वो शायद डिमांड इतनी ज्यादा नहीं है कि हमें उस तरह से मार्केट में हम ये कहें कि जी बहुत मार्केट में इस वक्त डिमांड आ रही है और डेवलपर्स बड़े वो एनकरेज होकर काम कर रहे हैं। तो एक तो ये फैक्टर है। दूसरा, डेफिनेटली इन्फ्लेशन ने जब हिट किया तो एक मैं अगर इसको ओवरसीज के कॉन्टेक्स्ट में लूं तो जो अभी जिस तरह $1 लाख की अगर किसी ने 2 साल पहले कोई परचेज की प्रॉपर्टी, तो वो रहेगी इस वक्त $50,000। जो है हमारे जितने भी पाकिस्तानीज हैं उनके लिए इन्वेस्ट करना मुश्किल हो गया, मटीरियल महंगा हो गया। प्राइस हाइक की जो है वो एक बहुत बड़ा रीजन है कि मार्केट में जो डिमांड है वो नोज डाइव उसने ली हुई है। और उसकी रीजन वाहिद बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से ना उस तरह से लोगों की एक्सेस में रियल एस्टेट आ पा रही है और ना डेवलपर जो है वो मिडिल क्लास पाकिस्तानी को एंटरटेन कर पा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। कुछ हाई राइज की तरफ आते हैं। हाई राइज का हमने देखा है कि इस वक्त मार्केट में बड़ा रुझान है, हाई राइज प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं बैक टू बैक। हाई राइज प्रोजेक्ट जो हैं आपको लगता है कि डिलीवर हो सकते हैं इस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के साथ? क्योंकि 3 से 4 साल का प्लान यूजली होता है, तो फिर वो बाद में हिडन चार्जेस आ जाते हैं, बहुत से मसले मसाइल हैं। तो हाई राइज प्रोजेक्ट का इस वक्त क्या पोजीशन देख रहे हैं? देखिए रिजवान, एक चीज तो हमें लाहौर की मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में आपसे बात करूं, लाहौर में ब्रदर आफ्टर कराची एंड इस्लामाबाद अब एक्सेप्टेंस आ चुकी हुई है हाई राइज की। उसके बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं, थोड़ा सा मैं आपसे डिस्कस करता हूं। पहले तो सबसे नंबर 1 अगर हम देखें तो लाहौर चूंकि हॉरिजॉन्टली ओवर एक्सपैंड हो चुका हुआ है, ठीक है। और इस वक्त हम बात करते हैं जो आज से 5 साल पहले लाहौर के वो एरियाज ही नहीं थे, एडजॉइनिंग एरियाज थे। तो 20-20, 30-30 किलोमीटर दूर जो है जाके हॉरिजॉन्टल एक्टिविटी हो रही है, सोसाइटीज डेवलपर्स काट रहे हैं। तो उसकी ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि वो लाहौर बहुत एक्सपैंड कर गया, दूर चले गए लोग। दूसरी बात ये है कि वहां पे लोकल ट्रांसपोर्ट की एक्सेस नहीं है। इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट्स कौन ले रहा है? लो कॉस्ट एक्सरसाइज हो रही है, लाहौर के सराउंडिंग में हो रही है। ये वो लोग हैं जो जिनके पास 2-2 गाड़ियां नहीं। तो ये दूसरा फैक्टर है कि चूंकि डेली कम्यूट की वहां पर सर्विसेज मौजूद नहीं है, यानी वो किस तरह से उनकी कमिटमेंट्स वो पूरी करते हैं अपनी, या जो उनके वादे हैं। जी हाँ, जी, जब हम ग्रुप की बात करते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि ग्रुप का रिसोर्सफुल होना बहुत जरूरी है। ठीक है। ग्रुप है वो तगड़ा होना चाहिए, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। एक और जो इम्पोर्टेंट चीज ग्रुप को लेके हमें देखनी चाहिए वो उसकी क्रेडिबिलिटी देखनी चाहिए, हिस्ट्री देखनी चाहिए, उसकी डिलीवरेंस पीछे देखनी चाहिए कि उन्होंने कुछ डिलीवर किया, अपने वादे पूरे किए। क्या उनकी रेशो है या परसेंटेज है, उनकी सक्सेस रेट उनका क्या रहा रियल एस्टेट में, ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। और फाइनली रिजवान, आजकल एक बहुत जबरदस्त ट्रेंड आ गया। आजकल क्या बड़े अरसे से चल रहा है, लेकिन अब लोग अवेयर होना शुरू, शायद मुझे लगता है कि थोड़ी सी अभी भी अवेयरनेस की कमी है, अवेयर होना चाहिए। वो है एक्सेस सेलिंग। कि मैंने प्रोजेक्ट तो रिजवान लॉन्च कर दिया और मैंने लॉन्च किया, फर्ज करें हाई राइज है जिसमें 200 फ्लैट्स की मेरे पास जो है वो प्रोविजन है फ्रॉम LDA। और मैंने क्या किया, मैंने देखा कि यार माहौल बन गया, मैंने मार्केटिंग की, मार्केट से अच्छा रिस्पॉन्स आया। मैंने जनाब 200 की जगह 2000 मैंने कहा बेचती जाओ। यहाँ पर मैं आपको कह रहा था कि गवर्नमेंट की जो रेगुलेटरी बॉडीज का यहाँ मौजूद होना, इस चीज को देखना, मॉनिटर करना कि डेवलपर डेली एक्सेस सेलिंग ना करे। अच्छा, अगर एक्सेस सेलिंग हो रही है तो कस्टमर पे अभी बर्डन आ जाता है, क्लाइंट्स पे और रियल्टर्स पे, कि वो चीज को मेक श्योर करें, देखें, बड़ा कीनली मॉनिटर करें कि डेवलपर जो क्लेम कर रहा है उतनी लैंड उसके पास इन टर्म्स ऑफ प्लॉट्स और हाई राइज फ्लैट्स और जो भी कमर्शियल एक्टिविटी है उसके पास वो मौजूद है या वो एक्सेस सेलिंग की तरफ चला गया। तो ये मैं समझता हूँ कि 4-5 प्री रेक्विजिट्स हैं। ये अगर कस्टमर जो है इनको अगर गौर से मॉनिटर करे तो मेरा ख्याल है इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगी और डेवलपर को शायद खुदा ना खास्ता जो है वो प्ले करने का या जो स्कैमर्स हैं उनको स्कैम करने का मौका नहीं मिलेगा। अब रही बात कंस्ट्रक्शन की, तो कंस्ट्रक्शन जो आपने बात की, डेवलपर को क्या चैलेंजेस हैं? देखिए, लैंड बहुत महंगी होगी। ठीक है। लाहौर की अगर हम बात करें या मेन सिटीज की बात करें तो लैंड चूंकि इट्स इन इटसेल्फ बहुत अभी वो कॉस्टली जो है वो उसको कॉस्ट करती है, महंगी लैंड वो खरीदता है। महंगी लैंड खरीदने के बाद फिर उसके बाद हमारे सर्टन जो है जैसा भी आपने बात की कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ऊपर चलेगी, मटेरियल्स की कॉस्ट, वो भी एक इतनी अनसर्टन मार्केट है जिसको
अब डेवलपर जब इसको कैलकुलेट करता है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को, हाँ, तो वो भाईजान जो आपने बात की कि 2 साल पहले उसने सोचा कि यार 5,000 रुपया पर स्क्वायर फीट में मैं इसको रेडी कर दूंगा, और उस बेचारे के ऊपर एक वो जो एक है वो अनएक्सपेक्टेड रेट जो बन चुका है, जो कॉस्ट बढ़ चुकी है। जी, वो 5 से 10,000 रुपए किया, इवेंचुअली कस्टमर्स से उसकी कमिटमेंट और थी, प्रोजेक्ट कोलैप्स कर गया। ठीक तो है। अब डेवलपर्स क्या कर रहे हैं, डेवलपर्स अब सारी जो कॉस्टिंग है, अनसर्टेनिटी का जो फैक्टर है उसको मद्देनजर रखते हुए जो है वो कॉस्टिंग करते हैं, जो इंस्टॉलमेंट पे ऑब्वियस है वही खरीद रहा है रिजवान, जिसके पास कैश नहीं है, जो ये सोचता है कि चाहता है कि यार 2 साल 4 साल में मैं अपनी को प्रॉपर्टी बना लूंगा, अपनी छत बना लूंगा, ले लूंगा, मीन्स के हम अभी मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं, जिनके पास अपफ्रंट पैसे नहीं है। अच्छा, अब उनकी रीच या उनकी अफोर्डेबिलिटी जो है वो और उनका लेवल है, जो डिमांड डेवलपर करता है, जो डिलीवर करना चाहता है, वो फिर ये एक किस्म का एक क्लास सा बना हुआ है कि डिमांड अगर मौजूद भी है तो डेवलपर के लिए उसको एंटरटेन करना जो है वो मुश्किल हो रहा होता है। तो ये चैलेंजेस हैं, मैं समझता हूँ जो डेवलपर एंड पे ये चल रहे हैं कंस्ट्रक्शन को लेके। ठीक है। अच्छा, कुछ आपने मार्केटिंग के हवाले से भी बात की, मैं चाहूंगा इसको भी, इस टॉपिक को भी हाईलाइट करना चाहिए। मार्केटिंग हम देखते हैं आजकल बड़ा पैसा लगता है मार्केटिंग पे, बड़े वो एनिमेशन होती है मार्केटिंग में, क्योंकि ऑन ग्राउंड रियलिटी कुछ होती नहीं, ऑन ग्राउंड शायद लैंड भी नहीं होती डेवलपर के पास, मगर वो इस तरह से मार्केटिंग कैंपेन डिजाइन की जाती है, फिर टेलीविजन पे भी वो अप्रूव होती है, फिर सोशल मीडिया पे तो हर कोई अब कैंपेन कर सकता है, सोशल मीडिया पे कैंपेन होती है, इस तरह से ग्रैब किया जाता है। स्पेशली मैं स्कैमर्स के हवाले से बात कर रहा हूं, वो कैंपेन इस तरह से बनाते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी भी ग्रैब हो जाता है, लोकल पाकिस्तानी भी हो जाता है, जिन लोगों को इन्वेस्टमेंट का अंदाजा नहीं है कि वो देख के करनी चाहिए या ऑन ग्राउंड रियलिटी भी देखनी चाहिए। तो मार्केटिंग के हवाले से क्या पैरामीटर्स हैं, हमारा कानून क्या कहता है, आपको क्या लगता है कि मार्केटिंग के हवाले से कुछ पैरामीटर सेट नहीं होने चाहिए, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं होनी चाहिए? क्योंकि इस वक्त हमने जो देखा, जो स्कैम्स हुए हैं, वो ये मार्केटिंग की वजह से ही हुए हैं। आप रिजवान, आपकी बात 100% वैलिड है। मैं बीइंग अ लॉयर मैं ये समझता हूँ, देखिए बात फिर ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है गवर्नमेंट पे, हमारी जो भी अथॉरिटीज है रेलेवेंट उनके ऊपर। यहाँ पर कल्चर क्या बना हुआ है रिजवान, यहाँ पर पहले स्कैमर को मार्केटिंग करने की सबको पता होता है, जो कंसर्न मैं समझता हूँ अथॉरिटीज हैं बड़ी एफिशिएंट है, सबको मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं आइडिया हो रहा होता है कि यार ये स्कैम है, लैंड शायद मौजूद नहीं है, लीगली अभी ये सेटल नहीं है, उसको मार्केटिंग करने की इजाजत दी जाती है। वो दंदनाते फिरते हैं और ये प्री प्लान्ड एक पूरी एक्सरसाइज होती है। जब स्कैम हो जाता है तो उसके बाद एक छोटा सा वो लगता है, आप कह लें एक इश्तिहार सा लगता है कि जी मुश्तरी होशियारबाज, जब मेला लूट लिया गया उसके बाद मुश्तरी क्या होशियारबाज है। तो मैं ये समझता हूँ ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मार्केटिंग की इजाजत क्यों मिलती है, जैसे ही मार्केटिंग स्टार्ट हो प्रॉपर रेगुलेटरी बॉडीज की हमें जरूरत है, कोई एक ऑथेंटिक। खालिद साहब, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा, इससे पहले मैंने प्रीवियस प्रोग्राम्स में कुछ लीगल एक्सपर्ट से बात भी की इस हवाले से, मुझे उन्होंने कहा कि ऐसी बहुत सी पॉलिसीज बनी हुई हैं और गवर्नमेंट की भी उस पर नजर है, हमारे इदारों की भी नजर है, मगर सवाल तो ये पैदा होता है पॉलिसीज बनने के बावजूद इस तरह के स्कैम्स हो जाते हैं, यानी उन पॉलिसीज की इंप्लीमेंटेशन नहीं है। तो इंप्लीमेंटेशन के लिए आपको क्या लगता है ये किसकी जिम्मेदारी है, ये क्या करेंगे तो इंप्लीमेंटेशन होगी? स्कैम्स रोज बरोज स्कैम्स होते हैं, कब ये इंप्लीमेंटेशन होंगी? रिजवान देखें, मैं आपकी बात बिल्कुल वैलिड है, लॉ मेकिंग जो है वो हुई है टू सम एक्सटेंट, मैं समझता हूँ। पहली चीज ये लॉ मेकिंग को लेके कि ब्रदर जो पेनल्टीज है ना इन सारी चीज को लेके, कि मैंने फर्ज करे मैं स्कैम कर रहा हूँ और मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ, बड़ी अग्रेसिवली मैं कैंपेन्स कर रहा हूँ, पूरा लाहौर फर्ज कर ले मैं लाहौर के कॉन्टेक्स्ट में कहता हूँ मैंने भरा हुआ, तो मुझे ये अश्योरेंस है कि मैं अगर पकड़ा भी गया तो क्या होगा ज्यादा से। जी एग्जैक्टली यही पॉइंट। पेनल्टीज इतनी वीक है, मुझे ये पता हो कि मैं 10 साल के लिए कोई नॉन अवेलेबल मेरा मामला है, मैंने जेल काटनी काट। दूसरी बात, फिर बहुत लोग बाहर चले जाते हैं जी, बाहर चले जाते हैं, पैसा लूट के बाहर चले जाते हैं, उसके बाद वो एक्सेस ही नहीं है उन तक। आप देखें, मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो जब लूटना शुरू करते हैं तब देखना चाहिए। अब आप ये देखें कि नैब हमने इन्वॉल्व की कि जी जब पब्लिक स्कैम हो पब्लिक लेवल पे, तो नैब जो है वो एज एन अथॉरिटीज इसको देखेगी। अच्छा, नैब एक प्राइवेट इंडिविजुअल का स्कैम भी देख रही है, पब्लिक इंडिविजुअल का सर्वेंट का स्कैम भी देख रही है, और वो क्या कुछ देखे। अच्छा, नैब तक पहुंचते पहुंचते मामला जो है वो मैंने आपको बताया कि उसको एप्लीकेशन जाने तक तो मेला लूट चुका होता है, लुट गया होता है।
असूलन, और दूसरा आप एलडीए को ले लें, जिस तरह पूरे पाकिस्तान में टीएमएज हैं, एलडीएज हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं, उनका काम है स्क्रूटनाइज करना लैंड को जिसका अप्रूवल की डिमांड की गई है। मेनली वो उसका अप्रूवल चेक करते हैं, वहां पर सर्टन उसकी सॉइल टेस्टिंग की और बाकी टेक्निकल चीजें पूरी करके वो अप्रूवल देते हैं। ये एलडीए का काम नहीं है, मैं समझता हूँ कि वो ये कहे कि जी मैं इसको स्क्रूटनाइज करूंगा या मॉनिटर करूंगा। हमें एक प्रॉपर डेडिकेटेड अथॉरिटी चाहिए इस काम को करने के लिए, कि जिसका पर्पस ही ये हो कि लोगों को स्कैम से बचाया जाए और नई लॉ मेकिंग करके शदीद पेनल्टीज जो है, स्ट्रिक्ट पेनल्टीज, हार्श पेनल्टीज जो है वो अप्लाई करने की जरूरत है, ताकि मैं स्कैम करने से पहले कम से कम मैं थोड़ा सा घबराऊं तो सही। यहाँ पर तो दीदा तेरे का माहौल है यार, 1 अरब रुपया करप्शन की स्कैम किया, उसके बाद कहीं नैब के पास चला गया, अगर बाहर ना भाग सके। और ये तो खालिद साहब ये तो आप बड़े केसेस की बात कर रहे हैं, मगर यहाँ पर किसी एक प्लॉट पर भी कब्जा हो जाए तो उसकी दूसरी या तीसरी नस्ल जब तक ना आ जाए फैसले नहीं सुनाए जाते। तो इस तरह का अलमिया भी है। प्रोग्राम का वक्त चूंकि खत्म हुआ चाहता है, तो खालिद साहब क्विकली क्या मैसेज देंगे देखने वालों को? मैं गवर्नमेंट को जो है सबसे पहले ये मैसेज देना चाहूंगा कि अब टाइम शायद आ गया है और हमें अपनी गलतियों से सीखने की जरूरत है। रियल एस्टेट को एज एन इंडस्ट्री एक्नॉलेज करने की जरूरत है। रियल एस्टेट इंडस्ट्री की वजह से इसके साथ को 60, 70, 80 और इंडस्ट्रीज चल रही हैं। तो हमें, मेरा ख्याल है कि अब लॉ मेकिंग की जरूरत है। हमें एक प्रॉपर रेगुलेटरी अथॉरिटीज की जरूरत है जो सेफ गार्ड करे लोकल एंड ओवरसीज पाकिस्तानीज का इंटरेस्ट। और मैं हमारे जो क्लाइंट्स हैं, जो एंड यूजर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जो प्री रेक्विजिट्स जो मैंने भी मेंशन किए, अगर गवर्नमेंट उस तरह से एक्टिव नहीं तो हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद अज्यूम करने की जरूरत है और हमें अपने हाथ में जो है अपना मुस्तकबिल लेने की जरूरत है और हमें एक्टिवली स्क्रूटनाइज करके फिर इन्वेस्ट करना चाहिए, कॉशियसली इन्वेस्ट करना। बिल्कुल, और खास तौर पे जो पाकिस्तानी है उसकी जरा जिम्मेदारी एक बाहर के शहरी से ज्यादा होती है, क्योंकि आपने जब इन्वेस्टमेंट करनी है, जिस तरह आज के प्रोग्राम में बात हुई, तो आपने ऑनरशिप देखनी है, आया डेवलपर के पास ऑनरशिप है या नहीं, फिर आपने लीगल एस्पेक्ट से देखना है कि अप्रूवल है या नहीं, और इसके साथ साथ आपने डेवलपर की हिस्ट्री लाजमी देखनी है। और प्रोग्राम